नमस्कार बच्चों, मैं पंकज वर्मा, पीजीटी कॉमर्स, केंद्रीय विद्यालय बबीना कैंट। ऑनलाइन क्लास में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में आपको बताया गया था कि कैसे रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा और कैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर किए जाएंगे। इनमें हमने आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन दिया। आज हम लोग बात करेंगे बैलेंस शीट के बारे में। बैलेंस शीट चाहे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, दोनों जगह बैलेंस शीट प्रिपेयर किया जाता है। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में नॉर्मली बैलेंस शीट के नाम से ही जानते हैं, बट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इसे हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के नाम से जानते हैं। बट इसका जो एक्चुअली वर्क है वो बैलेंस शीट का ही है। बैलेंस शीट की तरह ही इसको प्रिपेयर किया जाएगा और नॉर्मल यहाँ पर इसका नाम भी हम लोग बैलेंस शीट के नाम से जानेंगे। आइए चलते हैं, ये देखते हैं कि बैलेंस शीट होता क्या है। बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है जिसमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित फाइनेंशियल पोजीशन को दर्शाया जाता है। इसमें इस डॉक्यूमेंट से हम ये जान सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की क्या एसेट्स हैं और क्या लायबिलिटीज हैं। इन दोनों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन डिटेल में मिलता है। अगर हम लोग बैलेंस शीट के फॉर्मेट के बारे में बात करें थोड़ा सा, तो बैलेंस शीट दो पार्ट में डिवाइड होता है। नॉर्मली यहाँ पर हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट परफॉर्म की जाती है, हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट बनाया जाता है। तो एक तरफ इसका लायबिलिटीज होगा, दूसरी तरफ इसका एसेट्स होगा। अगर हम लोग एसेट्स की बात करें तो एसेट्स मीन वो सारे एक्सपेंडिचर जो कि एक एसेट्स के रूप में क्रिएट होते हैं, जिससे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म या लॉन्ग ड्यूरेशन तक यूज करती है। और लायबिलिटीज की बात करें तो लायबिलिटीज वो सारे ड्यूज होते हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू पेमेंट करने होते हैं, अभी तक उन्होंने किए नहीं है। अब इसी चीज को अगर हम एनपीओ के अंतर्गत देखें तो एनपीओ में भी एनपीओ के कुछ लायबिलिटीज होते हैं, कुछ एसेट्स होते हैं। अगर हम लायबिलिटीज की बात करें तो एनपीओ के द्वारा वो सारे ड्यूज जो कि पेमेंट करने हैं, और इसी तरह एसेट्स की बात करें वो सारे एक्सपेंडिचर जो कि लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हैं, जो कि एनपीओ का आधार बनते हैं, एनपीओ को एक स्ट्रक्चर देते हैं। इनके बारे में हमें यहाँ पर जानना है। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर कितने प्रकार के बैलेंस शीट बनते हैं। एनपीओ के अंतर्गत दो तरह के बैलेंस शीट बनाए जाते हैं। एक जो कि ओपनिंग बैलेंस शीट, दूसरा क्लोजिंग बैलेंस शीट, या फिर इस तरह कहिए कि ओपनिंग बैलेंस शीट जो कि ईयर की स्टार्टिंग में प्रिपेयर किया जाता है, क्लोजिंग बैलेंस शीट जो कि ईयर के एंड में प्रिपेयर किया जाता है। ईयर मतलब यहाँ पर अकाउंटिंग पीरियड्स से है कि एक अकाउंटिंग पीरियड के स्टार्टिंग में जो बैलेंस शीट होगा वो ओपनिंग होगा, जो ईयर के एंड में होगा वो आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट के नाम से जाना जाएगा। ओपनिंग बैलेंस शीट से स्टार्ट करते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनाया जाता है? पहला क्वेश्चन यही है। नॉर्मली अगर हम लोग बात करें तो किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन हो तो उसका कैपिटल तो होता ही है। इसी तरह अगर हम एनपीओ की बात करें तो एनपीओ में भी कैपिटल होता है, जिसे हम लोग कैपिटल फंड के नाम से जानते हैं या जनरल फंड के नाम से जानते हैं। अगर क्वेश्चन में कैपिटल फंड दिया हुआ है, कैपिटल फंड प्रोवाइडेड है, तो हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसी के अपोजिट में अगर कहीं आपको कैपिटल फंड नहीं दिया हुआ है, जो इनिशियल अमाउंट है वो मेंशन क्वेश्चन में नहीं किया गया है, तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करना पड़ेगा। ओपनिंग बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है वो सेम है। एक तरफ लायबिलिटीज होगा, एक तरफ आपका एसेट्स होगा। इसी तरह अगर हम लोग बात करें क्लोजिंग बैलेंस शीट तभी बन पाएगी जब आपको कैपिटल फंड पता होगा, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट के जो कैपिटल फंड होते हैं वही हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में शो करते हैं। तो इसी कैपिटल फंड के बेस पे ही हम क्लोजिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। क्लोजिंग बैलेंस शीट जो कि ईयर के एंड में
जैसे कि 31 मार्च अगर फाइनेंशियल ईयर है, अगर कैलेंडर ईयर है तो 31 दिसंबर। आइए देखते हैं कि ओपनिंग बैलेंस शीट के क्या फॉर्मेट होते हैं, कैसे हम ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्क्रीन में आपको बताया गया है कि कैसे आप ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं, ऊपर हेडिंग लिख देंगे ओपनिंग बैलेंस शीट, और जिस डेट को प्रिपेयर करेंगे वो डेट लिखी जाएगी एज एट। नॉर्मली ये किसी भी अकाउंटिंग पीरियड के स्टार्टिंग में प्रिपेयर की जाती है, इसलिए यहाँ पर अगर फाइनेंशियल ईयर है तो 1 अप्रैल होगा, और अगर कैलेंडर ईयर है तो 1 जनवरी होगा। इसमें भी आप 2 पार्ट देख रहे हैं, एक पार्ट आपका लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज मेंशन की गई है, और दूसरा पार्ट आप देख रहे हैं एसेट्स है। ये आधे आधे पार्ट हैं। पहले लाइबिलिटीज की बात करें तो यहाँ पर वो सारी लाइबिलिटीज को आपको शो करने हैं, वो सारे लाइबिलिटीज को आपको यहाँ दिखाने हैं जो कि प्रीवियस ईयर थे। अगर हम अपना करंट ईयर 2018-19 मानते हैं तो प्रीवियस ईयर हमारा 2017-18 होगा। तो यहाँ पर आपको 2017-18 के सारे लाइबिलिटीज शो करने होंगे। अब उस लाइबिलिटीज में क्या हो सकता है, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस सब्सक्रिप्शन, इतने सारे लाइबिलिटीज आपके हो सकते हैं। कैपिटल फंड नहीं होगा क्योंकि कैपिटल फंड आपको कैलकुलेट करना है। कैपिटल फंड अगर दिया होता तो हमें ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करने की जरूरत ना होती। इसी तरह अगर हम लोग एसेट साइड चलें तो एसेट्स में आपको प्रीवियस ईयर के ही सारे एसेट्स शो करने हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया था 2018-19 हमारा करंट ईयर है, तो हमारा प्रीवियस ईयर 2017-18 होगा। तो 17-18 के जितने भी एसेट्स हैं वो यहाँ पर आपको शो करना है। इट मीन प्रीवियस ईयर के सारे एसेट्स आपको यहाँ पर शो करने होंगे। मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ प्रीवियस ईयर, और जितने भी आपको इंफॉर्मेशन देने हैं वो प्रीवियस ईयर के होंगे। जिसमें अगर हम एसेट्स की बात करें तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, प्रीपेड, ये सारे डेटा प्रीवियस ईयर के होंगे। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दें जो कि काफी कंफ्यूजिंग होता है, वो ये है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। ये कैसे हम कहां से लेंगे। नॉर्मली जब भी आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट दे रखा होगा। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट में जो कैश का ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस जिसे हम लोग कहते हैं बैलेंस बीडी, वो बैलेंस बीडी प्रीवियस ईयर का कैश है, और उस बैलेंस बीडी को यहाँ पर हम शो करेंगे। जब हम इतने सारे डेटा यहाँ पे फिलअप कर लेते हैं तो नॉर्मली हमारा एसेट्स का जो एग्रीगेट है वो ज्यादा आता है, ज्यादा होगा। तो इस एसेट्स के एग्रीगेट को हम लायबिलिटी साइड ले जाएंगे, लायबिलिटी साइड मेंशन करेंगे, और जितने लायबिलिटीज हमारे हैं उन लायबिलिटीज को ऐड करेंगे, और उस लायबिलिटीज को माइनस करेंगे एसेट्स के एग्रीगेट अमाउंट से, और फिर जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को हम लोग कहेंगे कैपिटल फंड, और वो कैपिटल फंड आपको यहाँ पर शो करना है, जिसे हम लोग बैलेंसिंग फिगर के नाम से भी जानते हैं। इसका एक फॉर्मूला भी है नॉर्मली कैपिटल फंड कैलकुलेट करने का, वो है कैपिटल फंड इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। ध्यान यहाँ भी सब ध्यान आपको सिर्फ इतना रखना है कि जो ये टोटल एसेट्स हैं ये प्रीवियस ईयर के होने चाहिए, और जो टोटल लायबिलिटीज हैं वो भी प्रीवियस ईयर के होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरह हम इस बैलेंस शीट में लायबिलिटीज भी प्रीवियस ईयर के लेंगे
और एसेट्स भी प्रीवियस ईयर के लेंगे और उनके थ्रू हम कैलकुलेट करेंगे कैपिटल फंड। तो ये रही ओपनिंग बैलेंस शीट। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं कि ओपनिंग बैलेंस शीट तभी आपको प्रिपेयर करनी है जब क्वेश्चन में कैपिटल फंड नहीं दिया होगा। अगर कैपिटल फंड दे रखा है तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करने की किसी भी तरह की जरूरत नहीं है। इसी तरह अगर हम लोग इसी में ही अपने फाइनल बैलेंस शीट की बात करें, जो फाइनल बैलेंस शीट आपको प्रिपेयर करनी है, ध्यान रखिएगा फाइनल बैलेंस शीट तभी प्रिपेयर हो पाएगी जब आपका कैपिटल फंड दिया होगा। अगर कैपिटल फंड नहीं है तो पहले आप कैपिटल फंड फाइंड आउट कीजिए, उसके बाद आप अपना फाइनल बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, जिसे हम लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट के नाम से भी जानते हैं। उसका एक फॉर्मेट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आपको दिखा रहा हूं, आप स्क्रीन पे ध्यान से देखिए। जब भी हम लोग फाइनल बैलेंस शीट या क्लोजिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे तो सबसे पहले जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम, इट मीन उस एनपीओ का नाम जो कि आप जिसके लिए आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। बहुत सारे बच्चे ये इग्नोर कर देते हैं, ये सब नहीं लिखते हैं, जो कि वो खुद अपने मार्क्स को डिडक्ट करवाने के लिए ऑफर देते हैं कि हाँ आइए मेरे मार्क्स को काटिए। तो ध्यान रखिए, नाम जरूर लिखिए। आफ्टर दैट बैलेंस शीट जो कि हेडिंग होगी और किस डेट को प्रिपेयर कर रहे हैं वो डेट। नॉर्मली डेट में आपका 2 ही डेट होगा, अगर कैलेंडर ईयर है तो 31 दिसंबर होगा और अगर फाइनेंशियल ईयर है तो 31 मार्च होगा। अब आगे देखते हैं कि इसमें कितने पार्ट हैं। नॉर्मली बैलेंस शीट है तो 2 ही पार्ट होंगे, एक लायबिलिटी का पार्ट होगा और एक एसेट्स का पार्ट होगा। लायबिलिटीज में हम वो सारे इंफॉर्मेशन शो करेंगे जो कि एनपीओ के थ्रू ड्यूज हैं, जिन्हें पेमेंट करना है, जिसमें आपके 2 तरह के लायबिलिटीज हैं, एक इंटरनल है दूसरा एक्सटर्नल है। इंटरनल आपके कंपल्सरी लायबिलिटीज नहीं है, बट एक्सटर्नल आपके कंपल्सरी लायबिलिटीज हैं। तो जरा स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लायबिलिटीज की बात करते हैं, लायबिलिटी साइड आपको क्या शो करना है। तो सबसे पहले आपको कैपिटल फंड को शो करना है, जिसे हम लोग जनरल फंड के नाम से भी जानते हैं। कैपिटल फंड जिसे हम लोग जनरल फंड के नाम से जानते हैं, उसको आप इंटरनल लिखिएगा इनर कॉलम में। इसके बाद सरप्लस और डेफिसिट, जो कि आपका पता चलेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से। अगर सरप्लस है तो ऐड कर दीजिएगा और अगर डेफिसिट है तो उसको माइनस करके जो फाइनल अमाउंट होगा वो बाहर लिख दिया जाएगा। ठीक है, इस तरह आपका कैपिटल फंड से रिलेटेड जो ट्रीटमेंट है वो हो जाएंगे, कर देंगे। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करें तो बिल्डिंग फंड, जितने भी फंड होते हैं वो कैपिटल नेचर है, जितने भी फंड है सारे कैपिटल नेचर हैं। तो यहां पर फंड को लाकर दिखाएंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा फंड एक्सपेंसेस से ज्यादा होना चाहिए। इट मीन जो एक्सपेंसेस फंड से रिलेटेड हैं वो हमेशा फंड से कम होना चाहिए, या फिर इस तरह कह सकते हैं कि फंड का अमाउंट फंड के एक्सपेंसेस से ज्यादा होने चाहिए, तभी वो लायबिलिटीज में आएगा। इसमें हम फंड का अमाउंट लिखेंगे, उससे रिलेटेड जितने एक्सपेंसेस हैं वो माइनस कर देंगे और फिर फाइनल अमाउंट हम बाहर लिख देंगे। इसी तरह स्पोर्ट फंड भी है, स्पोर्ट फंड में भी यही देखना है कि स्पोर्ट फंड का जो अमाउंट है वो स्पोर्ट फंड के रिलेटेड एक्सपेंसेस से ज्यादा होने चाहिए और उस एक्सपेंसेस को हम फंड के अमाउंट से माइनस करेंगे। पहले फंड का अमाउंट लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे, फिर जो फाइनल वैल्यू होगा बाहर। इसी तरह अदर जो करंट लायबिलिटीज हैं जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, इनको हम एक साथ लिख करके इनके अमाउंट को हम बाहर लिख देंगे और इस तरह आप लायबिलिटीज का एग्रीगेट कर देंगे। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा एसेट्स की। एसेट्स में फिक्स एसेट्स लिखेंगे,
और फिक्स एसेट्स का जो ओपनिंग बैलेंस है वो लिखा जाएगा, जो परचेज किया वो लिखा जाएगा, जो एक्स्ट्रा आपने इसमें ऐड किया है, एडिशनल किया है वो लिखे जाएंगे। फिर इनको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद डेप्रिसिएशन जो होगा वो माइनस करके बाहर साइड अमाउंट लिख देंगे। इसी तरह फर्नीचर की बात करें, फर्नीचर में भी ओपनिंग लिखेंगे और अगर एडिशनल हुआ है, एक्स्ट्रा आपने परचेज किया है वो भी लिखा जाएगा और फिर माइनस कर देंगे जो सेल किए हैं और डेप्रिसिएशन, फिर जो फाइनल अमाउंट आएगा उस फाइनल अकाउंट को बाहर लिख देंगे। इसी तरह करंट एसेट्स की बात कर लेते हैं, जैसे एक सब्सक्रिप्शन इन एरियर, एक्रूड इंटरेस्ट, वो अमाउंट यहां लिख देंगे। इसी तरह इन्वेस्टमेंट जितने भी हो, चाहे बिल्डिंग फंड से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट हो या स्पोर्ट फंड से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट हो, उनको यहाँ पे लिख देंगे। इसके अतिरिक्त जो हमारे प्रीपेड हैं, चाहे इंश्योरेंस से रिलेटेड हो चाहे रेंट से रिलेटेड हो, उनको यहाँ लिख देना है, प्रीपेड यहाँ। इसके बाद जो हमारा कैश है और बैंक है, ये कैश और बैंक जो कि रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस हैं वही लिखे जाएंगे। क्लोजिंग बैलेंस को यहाँ पर लेके आना है, वो अमाउंट यहाँ पर लिख देने हैं। इस तरह आप देख रहे हैं कि ओपनिंग बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर होगी, क्लोजिंग बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर होगी। एक चीज और ध्यान रखिएगा जो कि मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब भी आप क्लोजिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे तो डेप्रिसिएशन का मैटर यहां आएगा। यहां डेप्रिसिएशन चार्ज होंगे, माइनस किए जाएंगे। लेकिन जब भी आप ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं तो ओपनिंग बैलेंस शीट में किसी भी तरह का डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा, क्योंकि उसमें ऑलरेडी डेप्रिसिएशन चार्ज होकर के बैलेंस आपको दिखाया जाता है। तो जब भी डेप्रिसिएशन की बात होगी वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में होगी, ना कि ओपनिंग बैलेंस शीट में। ओपनिंग बैलेंस शीट में ऑलरेडी जो कि डेप्रिसिएशन डिडक्ट होकर के हमारे सामने आता है, तो हमें ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट्स के अंतर्गत किसी भी तरह का डेप्रिसिएशन लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्लोजिंग बैलेंस शीट जब भी बनाएंगे तो वहां डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। और एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, यहां पर एक्रूड सब्सक्रिप्शन और एक्रूड इंटरेस्ट आएंगे, इसके अलावा प्रीपेड एसेट्स में आएगा। और लायबिलिटीज की बात करें तो लायबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एडवांस सब्सक्रिप्शन ही आते हैं। ध्यान रखिएगा, ये बातें 2 पॉइंट मैंने बाद में बताया जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें ध्यान रखिएगा। ये आपके टोटल डिटेल रहे ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट के बारे में। आशा है कि आपको समझ में आया होगा, तो ध्यान रखिएगा, इनको एक बार फिर से आप मेमोराइज करिएगा। अब हम लोग इसके बाद इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितने एडजस्टमेंट होते हैं उन एडजस्टमेंट के बारे में स्टडी करेंगे, उन एडजस्टमेंट के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिएगा, घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।